सभी भाइयों बहनों जो भी है सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रभु हूँ, मैं शराबी। और अ, जैसे कि सबकी हमारी कहानी है शराब को लेके। आई मीन शराबी होने का एक चीज मैं पहले बता दूं यार कि ये शराबी जब मैं बोलता हूँ ना, इसमें इसमें कोई वो नहीं है यार। कई लोग बोलते हैं कि यार मैं अल्कोहलिक हूँ या ये है वो है, इसमें कोई बड़प्पन की वाली बात नहीं है। कोई रोमांस नहीं, कुछ नहीं है। मैं एंड में बिल्कुल जो बताते हैं सड़क छाप शराबी, बिल्कुल उसी टाइप का है। इसमें इसमें कोई शक नहीं है। अ, मेरी जो शराब के साथ की जो सिलसिला या जो भी है कहानी शुरू हुई थी जब मैं 17 में मेरे ख्याल से 17-18 साल का था। तो पहली बार मैंने अच्छे तरीके से शराब पी। और जैसे मैं एक चीज बता दूं, आज के दिन मैं 58 साल का हूँ। और तकरीबन आधी उम्र मेरी अब सोसाइटी में चली गई है, 29 साल के आसपास। और मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि यार 29 साल इसमें हो गए हैं, जिंदगी की आधी आधी से ज्यादा या समय इसमें चले गया। तो अभी भी मैं इसमें इसमें कैसे फंसा हुआ हूँ यार। अब भी मेरे जिंदगी में इसका क्या मतलब है इसकी जो प्रभाव जो है मेरी जिंदगी में, अ, अभी भी क्यों इतना फर्क पड़ता है कि यार मैं शराबी हूँ। एंड शायद इसी 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 चीज के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। आज आज मौका मिला मुझे। तो जैसा मैंने पहले बताया कि 17-18 साल में पहली बार मैंने शराब पी थी अच्छे तरीके से। एंड उसका जो जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा था, बिल्कुल तुरंत जो भी मेरे को ऐसा लगा था कि यार पता नहीं जिंदगी में जो जो चीज मिसिंग थी, जो चीज मेरे पास शायद नहीं थी, जिस चीज का एक अभाव था या पता नहीं क्या, मानसिक तौर में खासकर ऑब्वियसली, तो वो मिल गया था। इस जीवन की एक सूत्र मिल गई थी या पता नहीं एक ऐसा चीज मिल गया था कि जिससे अब हम बिल्कुल मैं जिंदगी जी सकता हूँ अच्छे तरीके से, या जिंदगी का आनंद या मजा ले सकता हूँ पूरे तरीके से। पर मुझे नहीं पता था कि आगे जाके यार क्या होने वाला है। एंड मैं दूसरों की शेयरिंग सुनता हूँ, कहानियां पढ़ता हूँ। उन लोगों ने पता नहीं 20 साल, 30 साल, 40 साल शराब पी है। मेरा जो ग्राफ है शराबीपन का या शराब पीने का, बड़ा तीखा टाइप है, यानी बड़ा शार्प है। अ, बहुत ही जल्द मैं अल्कोहलिकली या शराबियों की तरफ पीने लग गया। यानी कुछ ही सालों में, चंद, ये मान लीजिए कि 3-4 साल के अंदर ही मैं जिस तरीके से पी रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। एंड मेरे ख्याल से मेरी 94, 93 या 94 में मैं पहली बार गया था। मैं दिल्ली में था। अभी फिलहाल तो भुवनेश्वर में हूँ, बट 22 साल मेरी जिंदगी दिल्ली में थी और मेरा ये अधिकतर जो यादें हैं शराब को लेके वो दिल्ली में ही हैं। और मैं 93, 94 को मैं गया एक काउंसलिंग सेंटर खुद। एंड मैंने जो काउंसलर बैठी हुई थी, तो महिला थी, तो उनको मैंने झूठ बोला। मैंने बोला कि मेरे एक दोस्त हैं एंड उनको ये शराब की लत लग गई है और क्या कर सकते हैं। तो अब मेरे को लगता है कि उन्हें तो पता था कि शायद यही होगा। खैर उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर ये इंसान जो है इसको खुद एहसास हो रहा है कि ये शराब को लेकर उनकी जिंदगी में असुविधाएं हो रही है या दिक्कतें हो रही है, तो ऐसा मानिए कि ये जो जंग है उसमें 50% तो हो गया है, बट बाकी 50% जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है।
अब मैं अंदर ही चाहता था कि यार कोई मेरे को ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिख ले, कोई एक ऐसे दवा दे दे कि बस मैं खाऊं और तुरंत तुरंत ठीक हो जाऊं। ये मुझे बाद में पता चला कि ये चीज जो है तुरंत, इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। जो मेरी दिक्कत है उसका समाधान मुझे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। मुझे पता नहीं था, बट ये जो हमारी जो काउंसलर मैडम थी वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बताया कि सर देखो, इसका जो है, इसके लिए एक मीटिंग होता है। आप चाहिए मीटिंग। और ये मीटिंग शब्द सुन के ही पता नहीं मेरे मन में बड़ा बहुत ही अफसोस, बड़ा क्या बराबर बहुत निराश हो गया मैं कि क्या मीटिंग है यार, मीटिंग में जाके मैं क्या करूँगा। उन्होंने बताया कि ऐसे लोग बाग बैठते हैं वहाँ पे और ये मीटिंग होती है, और आप जाके अटेंड करिए वगैरह। और ये ग्रुप थी हमारे दिल्ली में, जो चर्च में होती है, कनॉट प्लेस के पास। तो वो शायद उसी दिन था मीटिंग। मेरे पास कुछ पैसे और बचे हुए थे थोड़ी बहुत। मैंने जाके और एक बियर पी ली और फिर बैठा रहा। और तब मैं वकालत अपनी वो प्रैक्टिस करता था किसी सीनियर के अंदर। मेरे को याद है अच्छे तरीके से, तब भी वही कॉलेज कोर्ट मेरे पास थी, पहना हुआ था, डिफेंस कॉलोनी में था मैं, दिल्ली की। तो शाम को मैं रात को पहुंच गया वहाँ पे मीटिंग पे। तो एक तब सीनियर मेंबर वो मिले, उन्होंने पूछा कि कहाँ है। मैंने बोला ये मीटिंग है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक चीज बताया जो आज भी मुझे बड़ा याद है साफ तरीके से। और ये मैं 93 94 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि यार यहाँ पे अगर आए हो तो गलती से नहीं आए। कि अगर आप इधर पहुंचे हो तो वो मिस्टेक नहीं है, वो गलत नहीं है, गलती से नहीं आए। एंड और एक चीज भी शायद तब नहीं बताया, या उसके बाद कोई मीटिंग में मैंने सुना होगा, एक और चीज मेरे दिमाग में बैठी हुई है। शायद उन्होंने बताया या और कोई बताया कि देखो यार, ये जो सोब्राइटी वाली चीज है, इसके सामने मीन इससे अगर अधिक आपने प्राथमिकता या इम्पोर्टेंस अगर किसी चीज को दी, तो आप उसे खोओगे। तो यार ये मेरे को डर तो लगा सुन के, बट मैं समझ नहीं पाया। और मुझे ये नहीं पता था कि अगले कुछ सालों में भाई साहब ये सारी चीजें सच होने वाली। तो मैंने मीटिंग की कुछ दिनों तक, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या हुआ कि वो कनेक्शन हुई नहीं, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। मैं अपने आप को वहाँ पे मैं पहचान नहीं पाया कि यार दूसरों के साथ मैं दूसरों की शेयरिंग सुन के जो भी है, कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा कि यार नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मैं अलग, मैं दूसरों की बात सुन रहा था, शेयरिंग कर रहे थे, बट शायद पूरे तरीके से जो बताते हैं कि वो जो समर्पण या सरेंडर करना, वो एहसास नहीं आया कहीं। जो कभी ऐसा नहीं था कि यार दुनिया में हर कोई, बाकी के लोग समाज में मेरे को बता रहे थे कि यार प्रभु तुम शराबी हो, या प्रभु तुम्हें दिक्कत है। अभी तक वो नहीं हुआ था। ये एहसास जो था ये मेरा था खुद से। तो मैं शायद 10 एक दिन 15 दिन मीटिंग्स को अटेंड किया दिल्ली में, घूम करके जहाँ जहाँ तक थी। बट वो हो नहीं पाया। वो चिन्ह जो है, जो अपने आप को देखना दूसरों में, वो कहीं शायद हो नहीं पाया। और 1 महीने 2 महीने के बाद मैं मीटिंग जाना बंद कर दिया, और वापस शराब की बोतल आ गई मेरे पास। तो अब ये सिलसिला चलते गया 95। तो मैं गया, विदेश गया, अमेरिका गया अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। तो मेरी तब तक ऐसा सिचुएशन हो गया था कि यार दिल्ली में जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरे सीनियर बैठे रहते थे मेरे सामने,
एंड ये छोटी सी हमारी वो गैराज में ही उनकी चेम्बर थी। और दिल्ली के गर्मी में पंखा लगा हुआ है, एसी एसी नहीं था। तो सीनियर सर बैठे हुए हैं, तो मैं इधर स्टील के अलमीरा के पीछे मेरा एक छोटा सा डेस्क था। मैं वहीं पे, मेरे को याद है ये अच्छे तरीके से। सुबह जैसे ही पहुंचता था ऑफिस, और उसके बाद 10-11 बजे मैं भागता था वहां से। और हौसखास हौसखास से टेके सीधा जाके अपना खरीदा भैया पर, डिपेंडिंग ऑन जिस कितने पैसे थे मेरे पास, अ, पौवा हो या अद्धा हो, सीधा जाता था। और वहीं ऑफिस में सर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे गर्मी में, और रम की बोतल में वहीं खोल के वो स्टील गिलास में डाल के। और आप सबको तो पता होगा, जब आप खोलते हो कि यार वो दारू की जो महक होती है, और वो पानी के साथ वहीं पे लगा देता था। एंड ऐसा शायद कोई जगह नहीं बचा होगा जहाँ पे मैंने यार दारू नहीं पी है या शराब नहीं पी है। तो ये मेरी हालत हो गई थी यार। पैसे रहते नहीं थे मेरे। भाई साहब जो थे, अब वो शादीशुदा थे, उनमें से 3 साल बड़े थे। तो उनके जो साला जी थे, उनकी एक रूम होती थी, हम रहते थे मयूर विहार में। मेरे को याद है, मैं उनके उनके कमरे में चले जाता। तो ये लास्ट लास्ट में एक आध साल की बात कर रहा हूँ, 95 से पहले की। तो 93 94 या जो भी है। और वहां पे जाके मैं पैसे वैसे जो भी है उनके पड़े रहते थे, या थोड़ी बहुत शराब पड़ी रहती थी, वो पी लेता था। जहाँ से भी वो पैसे ले लेता था, जो भी हो, चिल्लर जो बोलते हैं। हम्म, मेरे को तो तब, अब मेरे को याद है कि यार 18-19 रुपए में मिल जाती थी। तो हुआ, मेरे को उतने चाहिए, ये जाके अपना ले आना, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो एनीवेज, लास्ट के जो एक आध साल या 6 महीने थे, वो मैं जाना ही बंद कर दिया। काम पे जाना बंद कर दिया, और बस पड़ा रहता था बस मेरे यार में, अपने कमरे में पड़ा रहता था। और जैसे भी है दारू पे पीना। घर से पैसे आते थे, मेरी कमाई तो बहुत कम थी। तो और बिकॉज काम पे जाना बंद कर दिया था, तो पैसे भी नहीं थे, तो घर से जो भी पैसे आते थे, जो भी है कोई चीज उड़ाना। And मेरे को याद है कि जब यार, जब मैं लॉ पढ़ता था दिल्ली में, जब अपने आप को बड़े हीरो समझते थे, वहाँ पे गर्लफ्रेंड भी थी, ये भी थी, वो भी थी। तो वहाँ की जो हमारी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे अच्छी खासी ग्रुप थी, लड़के लड़कियों की। हमारी एक गर्लफ्रेंड भी थी वहाँ पे। तो एक दिनों के घर में बैठते थे हम, बड़ा, मतलब हम तो काफी उम्र में थे, तो बड़े बड़ी अच्छी फैमिली थी, म्यूजिकल फैमिली थी। तो वहाँ पे बैठते थे, तो ये दो भाई थे बड़े, तो वहाँ पे काफी उम्र में हमसे बड़े थे। तो जो बड़े भैया थे, वो एक साइकेट्रिस्ट थे। एंड ये एफएमसी पुणे में उन्होंने अपना वो कर रखा था। और फिर जैसे होता है कि 5 साल आप सर्व करने के बाद उन्होंने अपनी वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी, और फिर वो करने वाले थे कुछ अपना। तो उन्होंने शायद मेरी, और वहां पे हम दारू पीते थे उनके घर में। तो उनका घर सब थे, अंकल आंटी सब मिल के होता था, बड़े वो बैठते थे शाम को, और म्यूजिक व्यूजिक को बजाते थे। बड़ा अच्छा माहौल था। तो मैं जिस तरीके से पीता था, तो तब तो चल रहा था, तब तो हर कोई पी रहा है, और वो पार्टीज हो रही है, एवरी वीकेंड हो रही है, हर शाम मस्ती हो रहा है, ये हो रहा है वो। तो उन्होंने, वो बड़े भैया जो थे, उन्होंने एक बार मेरे को बताया था कि यार, अगर तेरे को कुछ किसी से अगर बात करनी है, या अगर कोई दिक्कत है, आई एम ऑलवेज देयर। उन्होंने ये बताया था कि यार मैं हूँ। अब ये चीज यार मुझे स्ट्राइक नहीं किया। ये चीज मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या है ये, क्या देख रहे हैं मेरे अंदर। बट उन्हें पता था कि यार ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंस से, और ये कि भैया इस बंदे में तो कुछ गड़बड़ है यार, ये जिस तरीके से पी रहा है शराब। और सुनो, तब मेरे ख्याल से और 5 साल बाकी था, 4-5 साल बाकी था, जब मुझे
सोसाइटी मिली है जो भी है। एंड ये लास्ट के जो कुछ साल थे, एनीवे, थोड़ा सा आगे हो गया मैं। तो 95 को मैं जैसे तैसे होके मैं निकल गया बाहर। मुझे सीनियर थे बड़े, जाने माने थे मेरे, जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर थे, उनकी रिकमेंडेशन के साथ। और मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि मेरी ये शराबीपन इतनी बढ़ गई थी कि बस एम्बसी में जाके वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी मेरे लिए मुश्किल था। मेरे को एडमिशन प्रोसेस में फॉर्म फिलअप करने के लिए बड़ी मुश्किल था, और ये मैं शराब पी पी के करता था। और मैं उसी अवस्था में जाके मैंने अप्लाई की वीज़ा के लिए। एक बार मेरे को मना कर दिया था, दूसरी बार मैंने कोई जैक वैक लगाई थी अपने दोस्तों के थ्रू। एंड क्योंकि बड़े सीनियर लेवल में थे लोग, बात तो ऑब्वियसली अमेरिकन एम्बेसी में तो अदरवाइज वो सुनते नहीं है। तो खैर, हो गया वो चीज़ें। बिकॉज आप अपने क्या बताएं, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से पिताजी, और इसके वजह से एजुकेशन बड़ी अच्छी थी। अच्छे स्कूल में पढ़े दिल्ली में। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल बाराकंबा रोड में मैं था। फिर मैं बाद में, अच्छा ये बताना भी जरूरी है कि यार, जो बताते हैं ना कि शराबीपन किस वजह से होता है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मुझे आज की टॉपिक जो है फ्रॉम फेयर टू फेथ, ये इसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। लोग बात सोचते हैं कि यार, ये बात मैंने भी सोचा कि यार, ये शराब आने के बाद मेरी जिंदगी खराब हुई या पता नहीं, मैं पहले से ही शराबी था, ये भी मैंने मीटिंग में सुना है आप सबसे। मैंने पहली बार जब मैं सुना कि यार, मैं तो शराबी पहले ही था, शराब मेरी जिंदगी में बाद में है। या लोगों ने बताया जैसे इंग्लिश में कि आई वॉज एन अल्कोहलिक वेटिंग टू हैपन। ये जब मैंने पहली बार सुनी, मैंने बोला यार, ये बिल्कुल सही है। तो शराब मेरे जिंदगी में बेशक 18 साल में आई हो या जो भी हो, और उससे पहले ही मैं शराबी था। अब इसका मतलब क्या है यार, कि मैं उससे पहले ही शराबी था, ये क्या, यही क्या बात है। तो मेरे को बताया गया कि यार, आप भय को देखें अपनी जिंदगी में, और किस तरीके से भय ने आपकी जिंदगी को कैप्चर कर रखा है, और आपके डिसीजन है ये सारी जो निर्णय है और जिस तरीके से आपका चल रहा है, उसको आप थोड़ी सी पकड़ने की कोशिश करें। ऐसा मैं अपने अंदर झांकने की कोशिश किया, और मैं मेरे को ये पता चला कि यार हाँ ठीक है यार, मेरी जो अर्ली सबसे पहले की जो यादें हैं, जो भी हो वो 3 4 साल 5 साल जो भी है, तब मैं पहली बार अपने अंदर, और जो भी मेरी यादें हैं कि भय को लेकर, तो पहला मेरा सबसे पहले जो भय वाली बात थी वो थी, जैसे बच्चों का होता है कि यार अपने सब माँ बाप से बिछड़ जाएंगे या अपनी माँ बाप को खो बैठेंगे, तो वो मेरा सबसे पहले भय था। और वो मैं देख पाया, मैं को याद है थी। आस्ते आस्ते जब मैं बड़ा हुआ, ठीक है, वो भय तो रहा, बट बाद में मैं देखा कि यार भय मेरे अलग अलग प्रकार के आने लगे। अब दूसरा भय ये था कि यार स्कूल में फिर ये ठीक नहीं कर पाऊंगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, फेल हो जाऊंगा, ये होगा वो होगा। तो ये सारी चीजें होने लगी। आ, थोड़ा सा बड़ा और हो गया, भाई ये भी आ गया कि यार सोचल कि यार लोग बाग दोस्तों के साथ, या कहीं तो मेरी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये नहीं होगी, होगी। तो ये चलते रहा। बट भय तो अपनी जगह, भय को जो फेस करना है, वो मैं कभी नहीं कर पाया सही तरीके से। अब मेरे को पता है, जैसे आज की ये टॉपिक है, ये बात की बात कर रहा हूँ कि भय को फेस करने का बस एक ही तरीका है, और वो है कि आप उसे सीधे तरीके से सामना करें। कि जो आंसर है, तो फ्रॉम फियर टू फेथ वाली जो बात है, आस्था के साथ आप उसे फेस करें। और फेथ जो है, उसे बताया जाता है कि इट इज एन एक्शन। बिकॉज जहाँ पे आप एक्शन नहीं करते, तो ये फेथ चीज या आस्था चीज जो है इज डेड, बेकार है। तो मैं अपने जितने भी भय हैं, उनको सही तरीके से कभी फेस नहीं कर पाया।
आस्ते आस्ते स्कूल कॉलेजेस में जैसे बढ़ती है, और स्कूल में अर्ली स्कूल में मैं अच्छा था स्टूडेंट, टॉपर में थे हम पहले पहले प्राइमरी स्कूल में छोटे बचपन में। बट जो डूइंग द नेक्स्ट राइट थिंग वाली बात है वो कभी मैं कर ही नहीं पाया, बैठ ही नहीं पाया। अभी बैठना है, अभी कुछ करना है, मैं कर नहीं पाया। मैं बचपन से ही मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन वाली बात जो थी वो भरपूर थी, वो भरी हुई थी, वो बिल्कुल फूट फूट के भरी हुई थी मेरे अंदर। तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, जैसे जैसे ऊपर वाले क्लासेस में गया, तो ऑब्वियसली अनमैनेजेबिलिटी बढ़ते गई पढ़ाई को लेकर। बाकी चीजों में तो बढ़िया था, वो होनहार लड़का, बड़ा प्यारा था बच्चा, ये वो। जो बताते कि बचपन में बदमाश नहीं था, डेलिंक्वेंसी कुछ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि स्कूल से भाग रहे हो, ये कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, मारपीट कुछ नहीं था, छोटा सा बच्चा था मैं, स्पोर्ट्स में बड़ा होता, बड़ा बहुत तेज था, ये वो था। सारी चीजें अच्छी थी, बाहर से तो बढ़िया बढ़िया, फैमिली बहुत बढ़िया, मेरे को कभी चाइल्ड ट्रॉमा नहीं, कुछ नहीं। बहुत प्यार मिला, सारी चीजें हमारी, सारी ख्वाहिशें, ये वो सब कुछ सही था। बट ये जो चीजें हैं, ये प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से मेरी जिंदगी अनमैनेजेबल होते गई। अभी तक शराब का कोई जिक्र नहीं है, शराब बिल्कुल जिंदगी में आई नहीं। ऐसा भी नहीं था कि स्कूल कॉलेज में, स्कूल में भाग गए और शराब पी रहा हूँ, ये करो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिगरेट वगैरह कुछ नहीं। तो इस सिलसिला में मैं अपने आप को मैं देखता रहा, मैं पढ़ाई वढ़ाई से पढ़ता नहीं था, पता नहीं इसकी वजह क्या थी क्या नहीं, मैं बैठ के पढ़ नहीं पाता था। वेदर वो आज के हिसाब से जो बोलते हैं ADHD या ADD या पता नहीं क्या है, बस वो बैठ के पढ़ नहीं पा रहा था। और जैसे मेरे को बाद में पता चला कि यार शराबी लोग वैसे ही खाली इंटेलिजेंस तो होते ही हैं। किसी ने बताया था कि शायद एवरेज हमारी IQ थोड़ी सी बाकी जो जनसंख्या है उनसे थोड़ी सी ऊपर ही रहती है, बेहतर रहती है। ये सच है या नहीं पता नहीं, बट हाँ, मेरे केस में मेरे को पता है कि यार भगवान ने काफी बुद्धि दी थी, और शायद इसी वजह से मैं निकल जाता था यार, एग्जाम से तक पास हो जाते थे, निकल जाते थे, कई बार अच्छा भी कर लेते थे। तो गाड़ी रुकी नहीं कभी, टिल जब मैं 12th क्लास में आया और जब मेरे को हॉस्टल में रहना पड़ा। पेरेंट्स की, पिताजी की ट्रांसफर हो गई थी वापस होम से, तो उड़ीसा आ गए थे, और मेरे को रहना पड़ा हॉस्टल में। और भाई साहब, मैं 12th की बात कर रहा हूँ, 12th के बोर्ड 2-3 महीने रह गए थे। और मैंने जब अपने अंदर झांका, मैंने बोला यार मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने कॉमर्स ले रखी है, मैंने बोला यार मैं तो दे नहीं पाऊंगा, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने, भाई, ऐसा लग रहा था कि जैसे आप 8th या 9th क्लास के बच्चे को या 10th क्लास के बच्चे को आपने बोल दिया कि यार 12th की एग्जाम दे देते। बिल्कुल ये था, मैंने बोला यार मैं करूंगा क्या, अभी बिल्कुल फेल हो जाऊंगा। और ये जो 2-3 महीने हैं, देखिए 2 महीने थे फिर भी, बट मेरा दिमाग कैसा बोलता है, बोलता है, यार ये 2 महीने में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला चलो मैं अगर ट्यूशन ले भी लेता हूँ, घर में बता भी देता हूँ मेरी ये सिचुएशन है, ये दिन के जो 10 घंटे 12 घंटे या पता नहीं 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा दिमाग मेरे को ऐसे ही ऑलवेज करता था यार, ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और कर भी लिए तो यार 40-50% मिलेंगे, सही एडमिशन होगी नहीं कोई भी ढंग की कॉलेज में, ये बेकार है, ये बेकार है, करना कोई कोई फायदा नहीं है, मत करो। और ये सारा कुछ ऐसे बनाता रहता था, और इस वजह से भाई साहब मैं जिस दिन लास्ट डे था स्कूल में, मैं उससे पहले ही तक लिया, मैंने अपनी बोरी बिस्तर बांधी और वापस भाग गया घर। फिर दिल्ली से आ गया भुवनेश्वर, और मेरी हालत बुरी। तो घर में बोला क्या है, मैंने बोला यार मैं एग्जाम दे नहीं पाता, तो घर में बड़े अंडरस्टैंडिंग से, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है नहीं देना, नहीं देना, और कहते 1 साल ड्रॉप कर ले। और मैं 1 साल ड्रॉप किया, और मैं 12th जो है, मैं उड़ीसा में, पिताजी तब से भुवनेश्वर के पास, और एक छोटी सी सिटी कटक करके वहाँ पे थे। मैं कटक में वहाँ पे कॉलेज में मैंने 12th प्लस 2 सेकेंड ईयर वो मैंने ज्वाइन की फिर से, और कॉमर्स से मैंने स्विच कर लिया आर्ट्स को, एंड कर लिया। तब भी मेरा वही सीन था। अब ठीक है, आर्ट्स था तो पढ़ना था, तो यू नो लिटरेचर वगैरह जो भी थी चीजें थी इसी तरह से जैसे तैसे करके वो डिसेंट मार्क्स में।
उसमें भी ऐसा नहीं कि सडनली मैं बड़ा होनहार छात्र बन गया और रेगुलरली पढ़ने लगा या जो भी है। फिर भी वही वही कॉन्सेप्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन, लास्ट मिनट करना। बट उसके बावजूद भी मेरे को नंबर ठीक ठाक आ गए। तो ये करने के बाद मैं फिर से दिल्ली गया और फिर मैंने एडमिशन ली बीए में। तो अब ये पैटर्न मैं बताना चाहता हूँ, ये पैटर्न मेरी जिंदगी में रही और ये ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही रहा। जब जो करना है मैं नहीं करता था, लास्ट मिनट तक बैठता था। तो बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, बीए में हिंदू कॉलेज से। और वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद वही नॉर्थ कैंपस में हमारे लॉ फैकल्टी में मैं ज्वाइन किया, लॉ किया। और जब लोग आप पूछते थे भाई साहब करना क्या आपने, ना बोले हाँ वो देंगे ना सिविल सर्विसेज। हमारे पिताजी इसमें थे तो दिमाग में बैठ गया था कि यार हम देंगे सिविल सर्विस। अब जब हिंदी कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन की तो सब्जेक्ट हमने ले ली थी सोशियोलॉजी। हमने बोला भैया ये है और ये लॉ है और ये दोनों में हम करेंगे, हम सिविल सर्विस देंगे। तो जो भी सुनता था, जिसको भी इसके बारे में आइडिया था, वो बोलता था हाँ यार ये सब कॉम्बिनेशन आप दे देंगे यार। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था, ये भय था कि यार दूंगा कैसे, दादा इतना पढ़ना पड़ेगा उसके लिए बैठ के। अब बोले अगेन वही डर, वही आवाज मेरे अंदर, यार हमसे ना हो पाएगा, इतना तो हम पढ़ नहीं पाएंगे भैया बैठ के। अरे हम 1 घंटा नहीं बैठ सकते बैठ के पढ़ने में यार, ये तो सालों साल, हमारी पूरी जिंदगी हमने 1 2 दिन बस एग्जाम से पहले बैठी। कहीं ना ये पता था कि यार वो डिसिप्लिन और ये जो कमिटमेंट है नहीं हो पाएगा। बस चलते रहो, झूठ बोलते रहो अपने आप से, दुनिया से। और बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया थोड़ी बहुत बुद्धि थी, तो एग्जाम क्लियर कर लेते तो इसी हिसाब से हमने लॉ भी कर ली। और जब एग्जाम की बात आई सिविल सर्विसेज की, वो नहीं किया। तो हमने फिर अपने आप को झूठ बोला और दुनिया को झूठ बोला भैया हम लॉ प्रैक्टिस करेंगे, हम एनवायरमेंटल लॉ में ये करेंगे वो करेंगे वगैरह। और इन द मीन टाइम हमारी जो शराब, जो पीने का था, जो लत थी, वो बढ़ते गई। बिकॉज मैं खुद से दौड़ रहा था, मैं दुनिया से दौड़ रहा था और मैं एक जीती जिंदगी जी रहा था। मैंने एक मुखौटा पहना हुआ था जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। एंड बाहर तो बढ़िया दिख रही थी, बाहर तो सब कुछ बढ़िया दिख रहा था, बड़े हीरो थे हम तो, दिल्ली में थे, सब कुछ थी। एक अपार्टमेंट भी थी, पिताजी ने वो ले ली थी, जो भी वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली, मुझे यार वाली। वहाँ पे हम दोनों भाई रहते थे। एक बंदी भी आ गई थी। तो जिंदगी तो बहुत बढ़िया थी। और जब हमने अपना, जब लॉ शुरू किया तो हमारी माता जी ने हमारे लिए एक मोटरसाइकिल भी खरीदी थी। उन्होंने दोनों भाइयों को जैसे ग्रेजुएशन के बाद एक एक मोटरसाइकिल दे दी थी। तो हमारे भाग्य में थी RX 100। तो बिल्कुल हम हीरो बने हुए थे यार, और क्या चाहिए। दिल्ली में पढ़ रहे हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अपार्टमेंट है, बंदी है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया। बाहर से तो बहुत ही अंदर था, पर ये अंदर का मामला जो था यार मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट एक चीज ये था कि यार जिस तरीके से जब जब मैं लॉ पढ़ रहा था, जिस तरीके से मैं शराब पी रहा था, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई ये नॉर्मल नहीं है। तो 3 साल खत्म हो गए, लॉ भी खत्म हो गई। हमने दिल्ली में अपनी जो भी है लाइसेंस भी ले ली है, जो भी दिल्ली बार काउंसिल के मेंबर भी बन गया। टाइम आ गया पढ़ने का, आई मीन काम करने का। और काम करने के लिए चाहिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, के लिए वो भी हम किसी को ज्वाइन कर लिए। और वो भी जो हम ज्वाइन किए, इसी तरीके से ज्वाइन किए कि तो ये हमारी पैटर्न रह गई जिंदगी में कि मैंने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए और जो लास्ट दरवाजा या खिड़की रहता था बस उसी को लिया। और ये मैंने जिंदगी भर की। तो हमारे सीनियर जो थे बड़े अच्छे थे और बहुत फायदा मैं उठा सकता था इन टर्म्स ऑफ अपनी करियर वाइज। और हमने मैं दिमाग भी चलता था वैसे। तो उनके पास हम पहुंचे, बिकॉज किसी ने हमारे को बोला था कि यार ये अच्छे हैं और हम इनसे बात कर लेंगे, तो हम उनके पास पहुंचे। पर मन तो हमारा और कहीं था। हमें समझ नहीं कि हम कर क्या रहे हमारी जिंदगी में। तो जब ये मामला बहुत ज्यादा हो गया, अपनी शराबीपन के लास्ट के 7 साल या 6 महीने में बंद कर दिया काम करने का। और जब मेरी ये जो रिलेशनशिप थी ये डामाडोल हो गई और टूटने का, तो तब हमने हमारे अपने आप को और एक गोली
और एक गोला हमने बोला कि यार नहीं, हम जाएंगे बाहर विदेश, और विदेश हम करेंगे ये जो मास्टर है लॉ में, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब हम जाके कोई बड़ी कंपनी में या पता नहीं कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। और ये सारी चीज बस गोलियां ही थी, गोले थे अपने आप को, जो हम जिंदगी भर अपने आप को दे रहे हैं। तो बस वो यही चीज, या गोले या जो भी है, झूठे जो बताते हैं ना दिलासा, वो था। अभी तब तक हमारा हालत ऐसा था कि अब शराब ना पिए तो हमारी हाथे बस कांपने शुरू हो जाएंगे, ये कंडीशन में मैं गया बाहर। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे अमेरिका में, तो वो आए, वो अपनी वाइफ के साथ आए, उन्होंने मेरे को पिकअप किया। और उस दिन उन्होंने, ये 95 अगस्त की बात बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा खाना मेरे लिए बनाया था कि यार तुझे आ रहा है तू दिल्ली से इतने सालों बाद। तो और मैं पहुंचा हूँ वहां पे, मेरी कितनी सॉलिड विड्रॉल चल रही है, बिकॉज मैं पिया नहीं हूँ, 2 दिन से नहीं पिया हूँ, और फ्लाइट में भी मैंने नहीं पी। तो मेरे को खाया ही नहीं जा रहा, तो मेरे को उल्टी आ रही है खाना देख के, और मैं हार्डली थोड़ा बहुत खाया। तो वो भी सोचे भी नहीं, पता नहीं क्या है यार, ये बंदा खा के नहीं खाया, ये नहीं है, ये बता रहा। पता नहीं है। अगले दिन उनके घर में छोटी सी पार्टी थी, लोग बाग आए, वाइन वाइन लेके आए, बियर लेके आए, और बस शुरू हो गया मेरा। और जो कुछ दिन था मैं उनके पास, वहीं से मैं अपने कॉलेज जाता था। तो मेरी ये जो जिस तरीके से मैं शराब पी रहा हूँ, वो देख के मेरी जो दोस्त की जो वाइफ थी, वो भी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने मेरे को बोला, "ए यार प्रभु, मेरे को लगता है तुम्हें दिक्कत है यार, यूर इन अल्कोहलिक।" और मैं पहली बार उनको मैंने बताया कि हाँ यार ये सच है, अल्कोहलिक। फिर क्या करना चाहिए तुम्हें, कुछ करो, ये वो वगैरह। और तब तक मैं कुछ एक ये मीटिंग तो पहले अटेंड कर ली थी दिल्ली में। तो मैं वहाँ पे भी मैं मीटिंग करने की कोशिश की मैंने, मैं गया, मीटिंग अटेंड की, बट वो नहीं हुआ, हो नहीं पाया यार, वो बात हुई नहीं। और एनीवे कुछ एक दिन उनके साथ रहने के बाद मैंने अपना ढूंढ लिया था एक जगह। अब पैसे थे नहीं, तो मैं अपनी ये मास्टर वाली प्रोग्राम ज्वाइन कर ली। एंड एक जगह में मैंने एक कमरा लिया, तो मैं वहाँ पे बेबी सिटर था, लिव इन नैनी का था, और बहुत ही अच्छा मेरे लिए वो जगह थी, बिल्कुल बिल्कुल लॉ स्कूल के करीब था, वॉकिंग डिस्टेंस थी। बड़ा सुंदर सा रूम था, बेसमेंट में उन्होंने दे रखा था अपने घर में। और मेरे को बस कुछ नहीं करना था, बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखना था। बच्चे नहीं, बिल्कुल बेबी नहीं थे, स्कूल में जाते थे ये वो। उनकी गाड़ी चलानी थी, मेरे लिए उन्होंने लाइसेंस भी बना दिया था। और भाई साहब इतनी, वहां पे अमेरिका में मैं उन बच्चों को, और कई बार उनके बच्चों के दोस्तों को, मैं शराब पी के जाता था और उनको गाड़ी छोड़ने। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि वहां पे मेरी कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुई है। तो ये कंडीशन मेरी आ गई। तो फाइनली शायद उन्हें भी पता चला, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने मना कर रखा कि यार कभी वो मत करना, सिगरेट वगैरह नहीं पीना। मैं नीचे उनके रूम में बैठे हुए वहीं वहीं घूमता था, वही शराब पीता था। हालत बहुत ही बुरा थी, और फाइनली वो भी हाथ से गया। वो मुझे निकालने उससे पहले नहीं निकल गया था। और इस दरमियान हमारी जो मैडम थी तब दिल्ली में, उन्होंने मेरे को बड़ा लंबा सा चिट्ठी भेजा, यही ये जो रिलेशनशिप है तब। और उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल था, बिकॉज ब्लैकआउट के समय या तो फिर आप बहुत ज्यादा पी के, पता नहीं था जिन्हें कॉल किया हूँ, क्या किया मुझे तो नहीं पता। अब बड़ा बुरा हाल था। और हमारी मैडम जो मेरे लिए वापस आई थी लंदन से या स्विट्जरलैंड से, उनका वहां पे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया मेरी वजह से। एनीवे उन्होंने खत्म की ये रिलेशनशिप, और मैं चलता गया अपने। तो एनीवे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ बिकॉज टाइम भी हो गया। मेरा जो लास्ट स्ट्रेच था ये शराब का, इसके बारे में मैं बता दूं। लास्ट स्ट्रेच मेरा ये था कि 96 के एंड, तकरीबन 96 1996 के, अगर आप 6 7 या 8 महीने लास्ट के पकड़ लीजिए, और 97 के पहले 2 3, यानी कि 10 महीने स्ट्रेट
मैं बस एक कमरे के कोने में पड़ा रहता था, और मेरी डेली डेली हर रोज की जो मैं पीता था, तब मैं हार्ट से रन से मैंने चेक कर लिया था, सोच दिया, बिकॉज मैं पूरे दिन भर पीना चाहता था। मैं रोजाना 32 से 36 कैन बियर पी रहा था एवरी डे, 10 मंथ। और बीच में अगर मेरे को पैसे थोड़े से और मिल गए, या मेरे को हार्ड लिकर मिल गया, तो याद है कि कभी कभार एक गैलन पूरी ऐसे थी वोडका कहीं मिल जाती थी, तो वो ले आता था, जो भी करता था वो भी उड़ा देता था। और मैं सबसे सस्ती से सस्ती शराब या बियर लेके आता, तो मुझे चाहिए थी क्वांटिटी, और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं क्वालिटी दे जाता। एंड पैसे भी खत्म हो गए थे। पता नहीं किस तरीके से मैं करता था ये सारी चीजें, जो बताते हैं कि बैग बोरो फील करता हूँ। मैंने अपने रूममेट से थे, उनकी क्रेडिट कार्ड से भी मंगवाई है दारू, मैंने खरीदी है दारू, पकड़ा गया हूँ, बड़ी बेइज्जती भी हुई है। अब मैं जिस बैकग्राउंड से आया था ये जो भी मैंने ज्यादा नहीं किया, मैंने ज्यादा चोरी या ये या वो सारी चीजें नहीं की थी। तो ये जो कुछ इंसिडेंट थी, ये बहुत ही मेरे को बड़ा बहुत ज्यादा शर्म आती, पर फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो वैसा इस हालात में, इस कंडीशन में, फिर ये सुबह से लेकर रात तक मैं पीता था। इसमें मेरी ये मेरे से और लिया नहीं गया, बिकॉज पैसे नहीं थे। वो चेक दे रहा हूँ जो कि बाउंस कर रहे हैं, मैं उसी से शराब खरीद रहा था। ये मेरी कंडीशन थी डेली की। एंड इमोशनली टोटली टूटा हुआ था, रिलेशनशिप खत्म, कुछ नहीं थे मेरे पास। तो मेरे को याद है, मैं अपनी अपनी शक्ल को देखते हुए सुबह आंखें खुली हुई है, सब कुछ है, बुखार सा लग रहा है। सुबह पहले उठते ही दारू पीना, कई बार तो पीते पीते उल्टी सही होती थी, फिर उसके बाद ठीक रहता था। ये कंडीशन थी। तो मैं अपनी सीधी हुई शक्ल को देखते आईने में, मैं मैंने भगवान से विनती की, भगवान ये लिया नहीं जा रहा यार, ये कष्ट लिया नहीं जा रहा, या तो आर कर या पार कर। और मैं चाहता था कि यार मैं पी पी के मर जाऊं, बस खत्म हो जाए। मैं तो सुबह मेरी आंखें ना चली, बस क्या करे। तो सुबह फिर काम पे वो आंखें खुलती, हाथें कांप रही है, आ जाता, तो फिर मैं ढूंढता था शराब किधर है, और फिर वो दिन था। और जिस दिन मेरे पास पैसे नहीं है शराब खरीदने के लिए, जो सबसे खराब, अब भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में, रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं मेरे। इतनी इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि अगर एक दिन मेरे पास पैसे नहीं है, वो पता नहीं कैसे निकलता था। तो इस कंडीशन में मैं वहां पे एक रिहाब में गया, और वही दोस्त जो थी, एक दोस्त थी जो मिसेस थी, तो वही ढूंढ ढांड के एक नंबर निकाल के मुझे उन्होंने मुझसे भेजा था, जहाँ पे निःशुल्क, विदाउट एनी मनी पे पैसे कुछ थे नहीं। और वो विलेन से लेने के लिए तो उनकी एक ऑनगोइंग स्टडी चल रही थी, रिसर्च। और वो था 12 मार्च 1997 की मेरी डेट ऑफ सोसाइटी है। तो वो भी मैं उनके पास खुद से नहीं जा पाया। उन्होंने सारी कुछ को टेलीफोनिक काउंसलिंग में बोला था, ठीक है हम आपको रखेंगे महीने के लिए, ये हमारा प्रोग्राम है ऐसा ऐसा, और आपसे हमें ये चीज चाहिए। तो अब वहां पे भी मैं जा नहीं पाया, वो नंबर गुम हो गया, ये हो गया। फिर कई महीने बाद फिर से नंबर आए, फिर बात किए, वो बोले हाँ जी याद है प्रभु, प्रभु जी याद है आपका, आप तैयार हो आने के लिए? मैंने बोला बिल्कुल। इस बार उन्होंने बोला कि यार हम आपको कैब दे देंगे। उन्होंने मेरे को टैक्सी भेजी थी जिसमें मैं गया था 12 मार्च 1997 को, और वो मेरी डेट ऑफ सोसाइटी है। और मेरे ख्याल से वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट मेरी जिंदगी में वो था कि यार मैं रिहैब में जा रहा हूँ। बल्कि वो रिहैब तो नहीं, वो रिहैब तो था, बट वो बहुत ही बड़ी एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ करके, सारी उनकी रिसर्च होती है। पता नहीं 50 100 एकड़ में वो वन ऑफ द एरिया जो है उनकी थी, ये दक्षता में, मेरीलैंड में। और वहाँ पे एक ही बिल्डिंग में उनकी क्लिनिकल रिसर्च चलती थी पेशेंट के साथ। तो उनका एक विंग, सिक्स फ्लोर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहलिज्म एंड अल्कोहल अब्यूज में, हम गए वहाँ पे। वहाँ पे रहे, ये 4 4 वीक का प्रोग्राम था। तो उन्होंने उन्होंने भी मुझे बस ए के बारे में बताया, उनकी काउंसलिंग हुई टॉप नॉच, ये सारे रिसर्च वाले एकेडमिक आपके डॉक्टर्स, पोस्ट डॉक, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट,
उन्होंने अपनी जो भी है सारी कुछ काउंसलिंग वाउंसलिंग की, बट एंड में एक ही मैसेज था कि भाई साहब आपको इधर से जाना है और आपको एक ही मीटिंग अटेंड करनी है। ये मेरे दिमाग में बैठ गया कि जाना है और यही करना है। मैंने बोला यार, यहाँ पे जो इतनी लीडिंग जहाँ पे रिसर्च हो रही है, ये हो रही है, वो भी मेरे को वही बोल रहे हैं कि यार मीटिंग जाना। और जो 4 वीक वहाँ पे था, हर रोज शाम को हमें लेके जाते थे यार मीटिंग, हर रोज लेके जाते थे। तो पहले 2 दिन 3 दिन जो भी विड्रॉल के बाद, और 4th वीक जो वो वहाँ पे मैं था, उन्होंने फाइनल टैप की थी मेरे, जिससे कि फ्री के माध्यम से सेरेब्रल को 30 ml की निकाली गई थी, उनकी रिसर्च चलती है। पर निकलने के बाद मैं वहां से निकलना नहीं चाहता था बहुत। ये जो फेस टू फेस वाली बात है, मैं वहां से निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे अंदर इतना भय था कि यार बाहर जाके करूंगा क्या, किस तरीके से अपनी जिंदगी जीनी, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी तो पूरी खत्म है, तो बाहर जाके क्या करूंगा मैं। तो ये जो सिलसिला था यार, बस वहां पे तो 4 वीक के बाद उन्होंने बड़े प्यार से, बस थोड़ी बहुत सख्ती के साथ उन्होंने बोला कि बस आपका तो कार्य खत्म, चलिए टाटा बाय का गुड बाय। तो मैं बिना पैसे के अपनी जिंदगी वहाँ पे शुरू की। जिस दोस्त के घर से मैं गया था रिहैब, वो पता नहीं समाओ बाय गॉड ग्रेस उसने बोल दिया यार तू आ जा मेरे पास ही रह ले, तेरे को जो करना है तू कर, एंड मैं तेरा बाकी सब देख लूंगा। तो वो मेरे को खाना देता था, एंड मैं मीटिंग जाता था, बस इतना मैं करता था। मैं चल के जाता था मीटिंग में, दिन जान के मीटिंग जाता था। कभी कभार वो मेरे को बस के पैसे भी दे देते, अधिकतर तो मैं अपने पाँव के ऊपर ही निर्भर करता था। तो ये सारी जो मेरे जो सारे fears थे, वो एक एक करके मैंने फेस किया थे। और ये जो फेस करने वाली बात है, क्योंकि बाद में मुझे समझ में आया कि जैसे बोलते हैं लाइफ ऑन लाइफ, जीवन को जीवन के हिसाब से काम ना करना, ये मैंने ये से ही सीखा है। और ये आज ही मेरी जिंदगी में प्राथमिकता देता है या मायने रखता है, और मेरी पूरी जिंदगी इसी के काम। अब ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं है कि मैं ये जो भी साल 29 साल सोसाइटी में मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ, ये आज के दिन में भय नहीं है। भय तो अब भी है, हजार प्रकार के, बट रास्ता वही है। मुझे ये सारे भय जो मेरे है उसके सामने करना है, कि मैं भाग नहीं सकता। जितना मैं समझ गया हूँ कि भाग भाग के आप कहीं नहीं जा सकते, आपको जैसे भी हो अपने भय को सामना करना पड़ेगा। और ये बहुत सपोर्ट मिला मुझे, कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सबका मुझे साथ मिला। और मेरे को बड़ी एक सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली प्रोग्राम मिली, जिसको हम बताते हैं ये 12 कदम जो है, 12 पैरे जो है, जिस माध्यम से मैं अपनी सारी चीजों को सामना कर पाऊँ, अपनी जिंदगी को सुधार पाऊँ। आज के दिन में बड़ी सुंदर एक जिंदगी, एक ऐसे जिंदगी मैं जी रहा हूँ जो कि शायद मेरे कल्पना, मेरे सपनों के बाहर था। मुझे अर्ली रिकवरी, अर्ली सोब्राइटी में सबने बताया था कि यार आप कल्पना कर लो, आप सोच लो कि आपको क्या क्या मिल सकती है सोसाइटी से। और जो भी आप सोच लो, यू विल स्टिल बी नो टेलिंग योरसेल्फ शॉर्टनिंग इन द सेंस, आप जो भी सोच लीजिए आपको उससे कहीं अधिक मिलेगा। ये मुझे आज के दिन में समझ में आ रहा है, क्योंकि जो चीजें आज मेरे पास हैं, जो या जिन चीजों के बारे में आज मुझे एहसास है और समझ है, वो मुझे अर्ली रिकवरी या 97 98 में अगर पूछा भी जाता तो मैं बता ही नहीं सकता था। और जो जिस जिस बारे में मुझे पता ही नहीं है, वो सपना मैं कर सकता था। मैं अधिक से अधिक तब मेरी क्या, मैं क्या मांग लेता भगवान से कि यार भगवान मेरे को बस पैसे दे दे, नौकरी दे दे, छोकरी दे दे, बस यही यही चीजें मांगते। तो ये जैसे कि अभी हमने सेरेनिटी प्रेयर किया, जो बताया, ये आत्मा शांति वाली बात है, ये भगवान के साथ एक संपर्क वाली बात है, अपने भय को सामने करने वाली बात है, वर्तमान में जीने वाली बात है। इन इन चीजों का तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को तो मैं इसके बारे में सोच ही कैसे सकता था। तो आज की जिंदगी जो है, ये चीजें दिन करके आई, और मेरे को समझ में आया कि यार ये जो चीजें हैं, ये जो हमारी एक जो
हम सेविंग बोलते हैं जो है कितनी मायने रखता है। मेरे को याद ये है कि बहुत सारे बहुत बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स अगर मैं बिल्कुल टूट सा जाता था और शायद बच गया हूँ ओनली बिकॉज मैं इस प्रोग्राम में और इस फेलोशिप में रहा। और मैं बस रटता रहता था यार, वन डे एट अ टाइम, दिस वी विल पास, वन डे एट अ टाइम, दिस वी विल पास, कीप कमिंग बैक। कैनेडी प्लेयर को बार बार बोलना, कई बार तो बहुत बहुत ज्यादा पेन आ जाती थी यार। मैं तकरीबन 6-7 साल रहा यूएसए में। और अर्ली रिकवरी की बात करो, अर्ली रिकवरी की बात करो, इधर उधर बस में जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, और हमारी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी जाती थी कहीं पे, और वो अपनी जिंदगी में बड़ी खुश थी और बड़ी सक्सेसफुल थी। और मैं यहाँ पे अपनी पहले अर्ली सोसाइटी में कुछ ही महीने शराब के दी और मेरी जिंदगी को वापस बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे थे। और तुझे देख के पता नहीं क्या जो पेन आती थी अपनी जिंदगी में, और जो क्या पता नहीं जैसे जैसे पता नहीं अपनी जिंदगी में क्या हो गया। तो तब बस एक ही चीज है यार, कोई मीटिंग जाओ, शेयरिंग करो, और अपने आप को बोलो कि यार दिस विल पास, वन डे एट अ टाइम। और यही चीजों ने मेरी जिंदगी को बचा के रखी है। तो आज जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ, ये तो मेरे सपने से बाहर है, ये तो सच है। और मैं तो ये मानता हूँ कि यार ये जो सारी सोसाइटी की जो जितने भी ये चंद 24 घंटे हैं, ये तो वही सेकंड इनिंग है। ये तो सेकंड इनिंग है, मेरी जिंदगी तो कब की खत्म हो जाए। तो मैं तो आई एम ग्रेटफुल बियॉन्ड वर्ड्स के बताते हैं तो बिल्कुल। एंड ये जो टॉपिक मुझे दी गई है, या तो आज आज मीटिंग टॉपिक है फ्रॉम फेयर टू फेयर, ये आज जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। और मेरे को पता है कि यार ये शायद संपूर्ण तरीके से कभी नहीं जाएगा, बट आज के दिन मैं अधिकतर, मैं बोलूंगा अधिकतर मैं भागता नहीं हूँ मेरे भाई। अब भी अंदर है वो ऑटोमेटिक है जो बताते हैं कि यार डिफॉल्ट सेटिंग होती है जैसे मोबाइल में होती है, जैसे मेरी मेरी अब भी डिफॉल्ट सेटिंग है कि यार खुद तो पैसे कर लूँ या भाग लूँ या ये करूँ। बट ये प्रोग्राम की वजह से, इस इस सपोर्ट की वजह से, आप सबकी जो गाइडेंस और सारी शेयरिंग की वजह से मैं बहुत मात्रा में भागता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, अपने अंदर झांक के देखता हूँ यार कौन कौन सी चीजें मैं नहीं करता हूँ और किस वजह से। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो डेली डेली की इन्वेंटरी हो, या ये जो सारे टूल्स जो हमारे स्टेप्स में दे रखी है, इसकी वजह से आज मैं ये मानना चाहूंगा कि मैं एक बेहतर वर्जन हूँ अपने। एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि यार थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया है कि यार मेरी मानसिकता किस प्रकार की थी जिसकी वजह से मैं ये शराबीपन में फंस गया था। और एक चीज संपूर्ण तरीके से क्लियर है कि यार शराबी तो मैं हूँ और मैं मरते दिन तक शराबी रहूंगा। मुझे कई लोगों ने बताया है, खासकर जो हमारे प्रोफेशनल होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, कि यार प्रभु आप क्यों बोलते हो कि यार आप अब भी शराबी हो। मैं बोलता हूँ कि इसलिए बोलता हूँ कि मेरे अंदर कोई भी संदेह नहीं है, शक नहीं है कि यार मैं ठीक हो गया। जो बताते हैं कि रिकवर्ड, मैंने बोला यार मैं रिकवर्ड नहीं हूँ। बोल सकता हूँ कि हाँ मैं रिकवर्ड हूँ क्योंकि इतने साल से मैंने नहीं लिया, बट मेरे को पता है कि यार ये जो बीमारी है मेरे अंदर अब भी है, और बता बिल्कुल सही है, बता सही भी नहीं है, वो बिल्कुल मजबूत है, बॉडी बना के बैठी हुई है। और ये मैं देखता हूँ यार, ये मैं देखता हूँ अपने दोस्तों के, वो मेरे दोस्तों के बीच, जब लोग बात 10 साल के बाद से 15 से 20 से 25 साल के बाद जब इनकी स्लिप हो जाती है, रिलैप्स हो जाती है, तो भाई साहब ये डर, ये भय मेरे अंदर है। और मैं इसे रखना चाहता हूँ, बताया था कि यार
मैं कभी चौड़ा ना हो जाऊं, इतना चौड़ा ना हो जाऊं कि मैं भूल जाऊं मैं कहाँ से आ रहा हूँ। बट मैं ये सोच रहा था, ये तो मैं भूल ही गया। मैं सोच रहा था कि यार जब मीटिंग शुरू करूंगा सबको बोलूंगा कि भाई सबको बधाइयाँ हो। मैं बोला बधाइयाँ इसलिए कि यार 7:30 बजे उठ के सुबह सुबह है, लोग बाग और जो शराबी है वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, यार इससे बड़ी चमत्कार क्या हो सकती है। ये तो कोई अगर मेरे को बोला होता कि यार 7:30 बजे मैं उठ के कभी ये मीटिंग कर रहा हूँ, और वो भी 5 बजे से उठ के जाके कुत्तों को घुमा के आके और फिर अपनी काम करके और फिर 7:30 की मीटिंग के लिए रेडी हो, करना बोलता है यार मजाक कर रहे हो यार, ये सब तो एनीवे मैं अपने समय से बहुत ज्यादा लेता हूँ। तो आप सबको मैं हमारे भाइयों को उन्होंने मेरे को ये मौका दिया, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। और इतने में मैं अपनी शेयरिंग खत्म कर, थैंक यू।